हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। और आज हम करेंगे प्रतीक शिवालिक सर का जो उन्होंने टेस्ट सीरीज़ निकाली थी KVS PRT की, उसका जो कोड F है उसके पेडागोजी के क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन एज ऑलवेज। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स स्कीम वो स्टार्टेड इन विच ईयर। तो यानी कि जो ये स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का जो मुहिम थी, यानी कि जो शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान है उनको सुदृढ़ करने की योजना जो है कब शुरू की गई थी। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 1987, यानी कि 1987 में ये स्टार्ट किया गया था। बेसिकली जो इन सर्विस और प्री सर्विस ट्रेनिंग जो होती है टीचर की, यानी कि जब आप टीचर बन जाते हैं उससे पहले की जो ट्रेनिंग होती है और टीचर बनने के बाद जो आपकी ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब उनके जो इंस्टीट्यूशन है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत बनाने का काम था। यहाँ पर कोशिश की गई कि हम डाइट जो है उनका इस्टेब्लिशमेंट करेंगे अच्छे तरीके से, SCRT को जो है बहुत मजबूत करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को और स्ट्रेंथन करने के लिए चलाया गया था कि जितने भी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए ताकि जो ट्रेनिंग है टीचर की वो बहुत अच्छे से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन थिंक ऑफ जस्टिस एंड रूल्स एज अनचेंजेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो जस्टिस है, जो न्याय का सिद्धांत है और इससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं वो चेंज नहीं हो सकते हैं। रिमूव्ड फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ पीपल, यानी कि उनको हम जो पावर में है जो लोग हमारे सामने, उनके कंट्रोल से हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। हैंडेड डाउन बाय ऑल पावरफुल अथॉरिटी सच एज गॉड, पुलिस और पेरेंट्स। तो आपको पता है कि जो पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है उसमें पियाजे ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है दोनों ही स्टेजेस पर कि हेटेरोनोमस मोरालिटी, ऑटोनोमस मोरालिटी के बारे में बात की है, मॉरल रियलिज्म वगैरह के बारे में बात की है उन्होंने। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कब कौन से स्टेज में बच्चों को लगता है कि रूल्स फिक्स हैं और जो भी हमारी अथॉरिटेटिव फिगर्स होती हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, अडल्ट्स हो गए या फिर गॉड हो गए, मतलब ये अथॉरिटी फिगर है, इनके पास पावर है सारी, तो इन्होंने जो रूल्स बनाए हैं न्याय के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये कौन सी मोरालिटी की स्टेज में उन बच्चों को लगता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हेटेरोनोमस मोरालिटी, जहां पर बच्चा जो मोरालिटी को है, अथॉरिटेटिव जो पावर में लोग हैं उनके आइज से देखता है। उन्होंने जो रूल बना दिए वो फिक्स है, अनचेंजेबल है, और आप गलत काम करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, अच्छा काम करोगे तो आपको प्रशंसा मिलेगी। तो ये बेसिकली थिंकिंग होती है। जबकि ऑटोनोमस मोरालिटी में वो कहीं ना कहीं ऊपर बढ़कर सोचने लग जाता है कि नहीं, ये रूल्स फिक्स नहीं है, इनको चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस, और जो मतलब और मॉरल एथिकल प्रिंसिपल्स की बात होती है आगे की। मतलब हेटेरोनोमस मोरालिटी तक क्या होता है कि बच्चा थोड़ा छोटा होता है और उसमें उसका कॉग्निटिव मैच्योरिटी जो होती है उसमें नहीं आई होती है उस टाइम तक, तो वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से नहीं सोच पाता है। जो उसके सामने दिख रहा होता है उसको, जो वो ऑब्जर्व करता है उसको एज इट इज़ वो समझना शुरू कर देता है कि ठीक है ये सब बना रहे हैं तो ये भले के लिए ही होंगे सबके, और मतलब ये ऐसे ही चलेगा, इनमें कोई बदलाव नहीं आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक is considered as a strength of flexible ability grouping। देखिए एक तो होती है रिजिड एबिलिटी ग्रुपिंग, कर दी आपने कि आपने जो ग्रुपिंग कर दी सो कर दी, अब इसमें कोई भी चेंज नहीं आ सकता है, ठीक है। एक होती है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आप थोड़ा उसमें फ्लेक्सिबल रखते हो उस चीज़ को कि जहाँ आपको लगता है कि थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, आप वहाँ पर कर सकते हो, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल अबाउट दैट। और रिजिडिटी क्या होती है कि ठीक है आप फर्म हो गए एक चीज़ पे, नहीं भाई ये बदलाव नहीं आ सकता है इसके अंदर। तो यहाँ पर पूछा ये है कि स्ट्रेंथ क्या होती है फ्लेक्सिबल एबिलिटी ग्रुपिंग की। तो पहला है रिड्यूसिंग स्टूडेंट स्टिग्मेटाइजेशन बाय टीचर बाय टीचिंग द सेम करिकुलम, कि भाई ठीक है आप एक ही पाठ्यक्रम को जो है पढ़कर छात्र दोषारोपण को कम करना एक तरह से, कि नहीं आपको एक सेम करिकुलम ही फॉलो करना है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली रिजिडिटी आ गई, तो ये फ्लेक्सिबल हो ही नहीं सकता है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मोर एबल स्टूडेंट्स टू असिस्ट लेस एबल पीयर्स इन लर्निंग, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मिक्स फ्लेक्सिबल एबिलिटी ग्रुपिंग की बात हो रही है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, ये स्ट्रेंथ नहीं है, ओके कि आप ठीक है आपने एक बहुत बड़े बच्चे से, मतलब जो मोर एबल बच्चा था उसको बोल दिया कि आप यहाँ पर अपने उन वालों को पढ़ा दो, मतलब ये उस कंटेक्स्ट में ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ पर फोकस करना है फ्लेक्सिबल एबिलिटी ग्रुपिंग पर। अब है प्रोवाइडिंग स्टूडेंट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इन एरियाज वेयर स्टूडेंट स्ट्रगल और मेंटेनिंग हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन। अगेन मेंटेनिंग हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन, अगर आप मेंटेन रखेंगे, उसको बनाए रखेंगे, तो उसमें रिजिडिटी होगी, यानी कि आप कठोर हैं, आप नहीं चाहते कि आप अपने जो भी आपने एक्सपेक्टेशन रखी उसको कम कर रहे हैं, तो यानी कि ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, कि जैसे ही आपको लगे कि जहां पर बच्चा स्ट्रगल कर रहा है तो वहां पे आप इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा सा स्टूडेंट स्पेसिफिक बना दीजिए कि हाँ भाई
भी, ठीक है, एक दो बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है तो आप वहाँ पे इंस्ट्रक्शन को थोड़ा चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, यानी कि यू आर शोइंग द फ्लेक्सिबिलिटी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीक इज अ स्टूडेंट हु इज डायग्नोस्ड विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ही हैज डिफिकल्टी मेंटेनिंग आई कांटेक्ट नहीं बना पाता है, इंपल्सिव कमेंट आ जाते हैं, ठीक है, मतलब आवेगपूर्ण टिप्पणियां करता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपल्सिव हो जाता है, रिएक्टिव हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर स्ट्रेटजीज वुड हेल्प बेस्ट प्रतीक। तो भाई ऑटिज्म वाला बच्चा है तो अब कौन सी स्ट्रेटजी उसके लिए बेटर रहेगी ये हमें बताना है। असाइनिंग प्रतीक ए पीयर बडी टू हेल्प हिम कीप ऑन द टास्क। हमेशा आप पीयर को बोल दोगे पढ़ाने को तो हमेशा ये चीज़ें वर्क नहीं करती है, क्योंकि स्पेशल चाइल्ड है और स्पेशल चाइल्ड को जो है बहुत ही आपको उससे हैंडल करना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता है। फिर प्रोवाइडिंग प्रतीक ए विजुअल मेन्यू ऑफ अप्रोप्रिएट बिहेवियर। आपने एक विजुअल मेन्यू दिखा दिया कि देखो अच्छा व्यवहार बेटा कैसे कर सकते हैं, ये आपने विजुअल सिखा दिया, देखो ये बच्चा कैसा कर रहा है, ये कैसा कर रहा है, तो उस तरह के विजुअल। सिटिंग प्रतीक नेक्स्ट टू द विंडो सो ही कैन लुक आउटसाइड, तो ये तो कोई सोल्यूशन हुआ ही नहीं। गिविंग प्रतीक हाई इंटरेस्ट लो रीडिंग लेवल असाइनमेंट्स, यानी कि हाई उसका इंटरेस्ट तो हो लेकिन बिल्कुल लो लेवल का असाइनमेंट दे दो, तो इससे भी आप लगातार काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रोवाइडिंग प्रतीक के विजुअल, क्योंकि यहाँ पर बिहेवियरल दिक्कत आ रही है, ठीक है, आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, उसमें डिफिकल्टी आ रही है, इंपल्सिव कमेंट पास कर रहा है हमेशा, तो यानी कि बिहेवियर में प्रॉब्लम है, तो आप बिहेवियर ठीक करने के लिए कोशिश करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्रतीक वांट्स हिज स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड। वो चाहता है कि प्रतीक चाहता है कि अपने उसके बच्चे जो हैं बहुत मेहनत करें। एज अ साइकोलॉजिस्ट स्पेशलाइजिंग इन मोटिवेशन, आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिसको मोटिवेशन में बहुत ही स्पेशलाइजेशन हासिल है। यू टेल प्रतीक दैट द बेस्ट वे टू इंक्रीज स्टूडेंट्स परफॉर्मेंसेज। आप प्रतीक को कहते हैं कि ठीक है आप अपने बच्चों को इस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, बेस्ट मोटिवेशन आप दे सकते हैं, किस तरीके से वो बताना है। इंक्रीज देयर इंसेंटिव्स, कि उनके इंसेंटिव जो भी आपको राशि देते हो या फिर जो भी अवार्ड्स देते हो उनको वो आप इंक्रीज कर दो। अलाउ देम टू सेट देयर goals, remind them regularly of the need to do better, keep all tasks as simple as possible। तो सिर्फ सिंपल से काम नहीं चलेगा, सिर्फ इंसेंटिव से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये है कि बच्चे जब अपने खुद के गोल्स बनाएंगे और उनको अचीव करने का टारगेट रखेंगे तो वो ईजिली अचीव कर पाएंगे। रिमाइंड देम, अगर आप बार बार रिमाइंड कराएंगे कि नहीं बेटा ये कर लो, ये इससे बेटर होगा, तो उससे काम नहीं चलेगा जब तक स्टूडेंट खुद फोकस नहीं करता है, और फोकस तब करेगा जब खुद अपने गोल सेट करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैमिली इम्पार्ट्स एजुकेशन टू द चाइल्ड फॉर्मली, इनफॉर्मली, डेलिबरेटली और रेगुलरली। तो फैमिली जिस तरह की एजुकेशन देती है वो किस तरह की एजुकेशन होती है, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल 3 तरह के एजुकेशन सिस्टम होते हैं, तो ये है इनफॉर्मल सिस्टम। फैमिली जो है फॉर्मल भी नहीं होती है, नॉन फॉर्मल भी नहीं होती है, वो इनफॉर्मली बच्चों को सिखाती है, जिसमें सोशलाइजेशन या जो भी है रूल्स कस्टम रिवाज जो भी सिखाती है फैमिली अपने बच्चों को, तो वो सब इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है। Piaget's interpretation of private speech in children stimulated other psychologists to explore this phenomena। तो देखिए ये तो गलत ही है, क्योंकि वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच की बात करी है पॉजिटिव रूप में, पियाजे ने तो इसको बहुत ही नेगेटिव बताया था कि ये कलेक्टिव मोनोलॉग है और बच्चा इसमें सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव पर ध्यान देता है, क्योंकि वो ईगोसेंट्रिक स्पीच बोलते थे इस प्राइवेट स्पीच को। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इनसे साइकोलॉजिस्ट ट्रिगर होंगे कि नहीं ये तो बड़ा इन्होंने मतलब प्राइवेट स्पीच के बारे में बड़ी अच्छी बात की है तो हम थोड़ा और सर्च करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पियाजे जो है प्राइवेट स्पीच को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं मानते थे, ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते थे उसको। फिर अगले ऑप्शन है, प्राइवेट स्पीच इज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ थॉट डेवलपमेंट, सेल्फ गाइडेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर चिल्ड्रन। तो ये तो बिल्कुल ठीक ही है, वाइगोत्स्की ने जो बोला था सेम चीज लिखी हुई है। द प्राइवेट स्पीच ऑफ चिल्ड्रन इज मोस्ट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय अडल्ट सोशल स्पीच। ऐसा कुछ नहीं है कि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है उस पर अडल्ट की सोशल स्पीच का होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा अपनी खुद की बातें जो करता है अपने आप से लाउडली थोड़ा बात करता है प्राइवेट स्पीच में, वो खुद को गाइड करता है और सेल्फ गाइडेंस होती है, उसमें कोई बाहर अडल्ट क्या स्पीच यूज़ कर रहा है उस स्पीच का ज़्यादा रोल नहीं होता है। बच्चा खुद से अपनी बातें करता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका लैंग्वेज स्पैन जो है वो बढ़ता चला जाता है, उसकी वोकेबुलरी इंक्रीज हो चुकी होती है, और उस प्राइवेट स्पीच को यूज़ करते हुए कई बार वो नए शब्द भी बोल जाता है जो उसने शायद आज तक कभी सुने नहीं होते हैं। तो ये नहीं होगा। द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ चिल्ड्रंस प्राइवेट स्पीच इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ प्लान्स ऑफ एक्शन। दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, ठीक है। और थर्ड स्टेज पे तो जाकर वो बेसिकली साइलेंट इनर स्पीच बन जाती है बच्चे की। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न पेडागोजी। तो ये जो है बहुत ही मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई वो नहीं है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, हेनरिक पेस्टलॉजी जो है मॉडर्न पेडागोजी के फादर थे। हेनरिक पेस्टलॉजी मतलब उनको माना जाता है मॉडर्न पेडागोजी का फादर।
Next question is, according to Bloom's taxonomy of educational objectives, which of the following level of cognitive domain is best described in the question? Identify the solid, liquid and gas from the objects inside the biological lab. अब आपके सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स रख दिए गए हैं, ठीक है। अब इनमें से कुछ सॉलिड है, कुछ लिक्विड है और कुछ गैस हैं, तो आपको वो बस आइडेंटिफाई करने हैं। फोकस ऑन दिस वर्ड आइडेंटिफाई। और जब भी आइडेंटिफाई करना हो कुछ, दैट इज बेस्ड ऑन योर कॉम्प्रीहेंशन लेवल। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्योंकि आपने चीज़ सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में आपने पढ़ लिया है। अब आपको बस उनको कैटेगराइज करना है कि ये 3 चीज़ें हैं और इनको आइडेंटिफाई करके बताओ ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया, ये सामने चीज़ रखी हुई है और उसको बस आप एक तरह से कैटेगराइज कर दोगे, दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड एंड दिस इज गैस। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम सेल्फ डायरेक्टेड क्लासेस या फिर कंटिन्यूअस असेसमेंट होता है क्रिटिकल थिंकिंग पर, कोलैबोरेटिव क्रिएटिविटी पर जहाँ पर ध्यान किया जाता है, तो ऐसे क्लासरूम्स को हम किसकी कैरेक्टरिस्टिक है ये आपको बताना है। मतलब सेल्फ डायरेक्टेड क्लासेस, कॉन्टीन्यूसली असेसमेंट किया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग पर, कोलैबोरेटिव स्किल्स पर ध्यान दिया जाता है, सहयोग पर, रचनात्मक उस पर, क्रिएटिविटी हो गया रचनात्मकता पर, ठीक है। तो इंक्लूसिव, ट्रेडिशनल तो होगा नहीं। एनरिचिंग, एम्पावरिंग स्टूडेंट्स, तो एम्पावरिंग स्टूडेंट्स इज नॉट द आंसर। इंक्लूसिव एजुकेशन, एनरिचिंग स्कूल्स में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उनका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि जहाँ पर सारे बच्चे मिलकर पढ़ें, ठीक है। लेकिन इन सारी चीज़ों की बात, मतलब ऑब्वियसली इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट हो सकता है ये, लेकिन अगर पर्टिकुलर ये सेंटेंसेस जो आए हैं, ये आए हैं एनरिचिंग स्कूल के बारे में। एनरिचमेंट होता है जहाँ पर आप बच्चों की क्रिएटिविटी को चैलेंज सा देने की कोशिश करते हैं बच्चे को, ताकि उनकी लर्निंग लेवल जो है बहुत अच्छा हो जाए। या फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं हमारी क्लासेस में जो बहुत ही एक्टिव होते हैं, उनको और ज़्यादा चैलेंज देने की आप कोशिश करते हो, तो ये एनरिचिंग स्कूल्स में होता है। यानी कि देखो, आप स्टूडेंट सेंटर्ड तो होगा, सेल्फ डायरेक्टेड क्लासेस होगी जहां बच्चों को खुद पढ़ने को मोटिवेट किया जाएगा, कंटिन्यूसली उनका असेसमेंट किया जाएगा और उनकी जो क्रिटिकल, कोलैबोरेटिव, ये हाई लेवल थिंकिंग होती है, इनमें फोकस किया जाएगा। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ एनरिचिंग स्कूल। ओके, देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन की जहां तक बात है, वहां पर सपोर्ट सिस्टम भी लाया जाता है। जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके लिए स्पेशल एजुकेटर भी हायर किए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी स्किल्स यूज होती है जहाँ पर हमें कोऑपरेशन की चीज़ें चाहिए होती है। लेकिन इंक्लूसिव में हमारा मेन टारगेट ये नहीं होता, वो मेन टारगेट होता है कि सारे बच्चे एक साथ पढ़ें आकर। नेक्स्ट है एम ऑफ साक्षर भारत मिशन। तो साक्षर भारत मिशन जो कि 2009 में शुरू किया गया था, इसका मेन एम क्या था ये पूछा है। तो 2 से 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाना, 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाना, 15 से 65 साल तक के बच्चों को पढ़ाना, या 65 साल से ऊपर तक के बच्चों, मतलब लोगों को पढ़ाना। तो बेसिकली एडल्ट लर्निंग या फिर एडल्ट एजुकेशन पर बात की थी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 15 से 65 साल के लोग जो बेसिकली एडल्ट में आ जाते हैं। या फिर 15 है, लेकिन जो आउट ऑफ द स्कूल थे बच्चे, जो कभी पढ़े ही नहीं है, फिर वो उसी कैटेगरी में आ गए ना, जो कभी, मतलब उनको बेसिकली, उनको जो नॉन लिटरेट थे, उनको इलिटरेट लोग थे, उनको साक्षर बनाने की बात थी यहाँ पर। तो ये है एडल्ट एजुकेशन के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन रियलाइज दैट लाइफ इज़ नॉट फेयर, कि ज़िंदगी हमेशा आपके साथ फेयर नहीं रहेगी। और कई बार ऐसा होता है कि इनोसेंट पीपल जो होते हैं उनको भी सज़ा मिल जाती है। तो ये इसको समझने के लिए बच्चे की जो कॉग्निटिव मैच्योरिटी होती है वो बहुत हाई होनी चाहिए, और ये तभी होती है जब बच्चा जो है अगली जो हाईएस्ट स्टेजेस जो होती हैं पियाजे की, वहाँ पर पहुँच जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो इसी बेस पर हम कह सकते हैं कि ये 62 का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 ऑटोनोमस मोरालिटी। बच्चा यहाँ पर अपना पर्सपेक्टिव सोचता है, अपने आप से सोचता है, वो केवल बाहरी एक्सटर्नल चीज़ें उसको अफेक्ट नहीं करती मोरल डिसीजंस लेने में। वो समझ जाता है कि ठीक है भाई, इस रूल्स की वजह से किसी इनोसेंट इंसान को भी सज़ा मिल गई है। जैसे डॉरी है, ठीक है, अब डॉरी में वही है कि जो आपके सामने है, आंखों के सामने, आपने दहेज लिया, आपको सज़ा मिलेगी। लेकिन जब आपने जानने की कोशिश की, थोड़ा और समझा, तो आपने देखा कि गलत तरीके से भी फंसाया जा सकता है लोगों को। तो कई बार इनोसेंट लोग भी फंस जाते हैं उसमें। तो ये वाली चीज़ें जो है, इस तरह की कॉग्निटिव मैच्योरिटी आती है बच्चों में ऑटोनोमस मोरालिटी स्टेज के टाइम पे। नेक्स्ट है, इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द वेरिएबल मैनिपुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंटर। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर जो वेरिएबल है मैनिपुलेट किया जाता है एक्सपेरिमेंटर के द्वारा, उसको वो क्या कहलाता है ये बताना है आपको। तो देखिए, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, किसी भी तरह की एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो, हमेशा एक्सपेरिमेंटर कोशिश करता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करता है, और फिर ये देखता है कि उसका डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, सपोज आप एक प्लांट में पानी दे रहे हैं,
ठीक है। तो ये वाटर जो है ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, भाई ये इंडिपेंडेंट है हर चीज़ से, लेकिन ये जो प्लांट है ये इस वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर प्लांट जो है वो बन जाएगा, प्लांट की साइज़ जो होगा, प्लांट की हेल्थ जो होगी वो डिपेंड करेगी इस वाटर पर कितना पानी दिया जा रहा है। तो हम इस वाटर को जो है मॉडिफाई करते हैं, इसको कभी कम देते हैं, इसको कभी ज़्यादा देते हैं, इस तरह से हम कंट्रोल्ड वे में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यानी कि स्वतंत्र चर को मतलब स्वतंत्र चर के माध्यम से ये आश्रित चर का बिहेवियर या उसके ऊपर उसका इफेक्ट जानने की कोशिश करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रोडक्टिव लर्निंग कम्युनिटी, यानी कि उत्पादक शिक्षण समुदाय का इसमें से कौन सा उदाहरण नहीं होगा। एक क्लाइमेट वेयर स्टूडेंट्स फील पॉजिटिव अबाउट देमसेल्फ, बिल्कुल प्रोडक्टिव होगा। एक क्लाइमेट वेयर स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड प्राइमरली बाय एक्सट्रिंसिक, जहाँ पर बच्चे अपने आप से नहीं बल्कि बाहरी रिवॉर्ड मिलेंगे उसके आधार पर ही मोटिवेटेड होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ए सेटिंग वेयर स्टूडेंट्स परसिस्ट विद एकेडमिक वर्क, जहाँ पर वो लगातार जारी रखते हैं अपना अकादमिक कार्य। या फिर एक सेटिंग वेयर स्टूडेंट्स हैव सफिशिएंट ग्रुप स्किल्स टू अकम्प्लिश क्लासरूम डिमांड्स, यानी ग्रुप स्किल्स हो, कोऑपरेटिव स्किल्स, कोलैबोरेटिव स्किल्स। तो ये भी ठीक है और आपका थर्ड भी ठीक है, लेकिन ये 2 ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड अगर नहीं देंगे तो बच्चा फिर काम ही नहीं करेगा। फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में आप किस तरह से मोटिवेट करेंगे, तो वहाँ पे प्रोडक्टिव वर्क होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंटल प्रोफाइल्स ऑफ इंडिविजुअल्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज कैन बी बेस्ट कैरेक्टराइज्ड एज, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन सिंपल भाषा में कहूँ तो ये है कि जो चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होते हैं उनकी डेवलपमेंट के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि वो अनइवन होती है, डिलेड विलंबित होती है, फ्लैट होती है या एक्सेलरेटेड होती है। एक्सेलरेटेड नहीं होती है क्योंकि ऑब्वियसली लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं तो थोड़ा स्लोली काम चलता है। फ्लैट भी नहीं होती है कि बिल्कुल समान ही चल रही है, कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं है। अब बात है डिलेड या फिर अनइवन की, यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। डिलेड क्यों नहीं होगा, देखो जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे होते हैं उनको एक प्रॉब्लम, एक एरिया में डिसेबिलिटी होती है। अगर मैथ्स कैलकुलेशन में डिसेबिलिटी है इसका मतलब ये नहीं है कि रीडिंग एबिलिटी उनकी अच्छी नहीं होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि असमान है, ठीक है। कहीं पर डेवलपमेंट ऐसा है, कहीं पर पीक पर जा रहा है तो कहीं पर बिल्कुल कम है, यानी कि मैथ्स में प्रॉब्लम है लेकिन रीडिंग राइटिंग में अच्छे हैं। या फिर ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो रीडिंग राइटिंग में उनको डिस्लेक्सिक चाइल्ड है लेकिन कैलकुलेशन में बहुत अच्छा है, तो हम कह सकते हैं कि ये अनइवन चलता है, कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे। तो यानी कि इसका जो 65 का करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग द इंडिविजुअल हु विल लाइकली परफॉर्म बेस्ट इज समवन। तो जो भी इंडिविजुअल सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा वो कौन होगा। हाई एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, लो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, हाई इंट्रिंसिक या फिर लो इंट्रिंसिक। ऑब्वियसली अगर जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा, अगर आप आंतरिक रूप से बहुत अधिक अभिप्रेरित हैं तो आप सबसे बेहतर करेंगे। दिस इज थर्ड ऑप्शन, हाई इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी टिपिकली कैन बेनिफिट फ्रॉम द होल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इफ इट कंबाइंड विद डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इन, ठीक है। भाई जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है जिन बच्चों को, वो उनको सबसे ज़्यादा फायदा पहुंच सकता है यदि संपूर्ण भाषा निर्देश से लाभ उठा सकते हैं यदि इसे सीधे निर्देश के साथ जोड़ा जाता। किस तरह का सीधा निर्देश देना है आपको, मतलब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो है बच्चे को कहाँ पर ज़रूरत होती है उस चीज़ की, जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं। ऑडिटरी कॉम्प्रीहेंशन में यानी कि सुनने में तो सुन तो सभी बच्चे सकते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। फोनिक्स एंड वर्ड रिकॉग्निशन में, विजुअल मोटर इंटीग्रेशन में या विजुअल मेमोरी में। विजुअल मेमोरी में आप इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं, वो बच्चे की विजुअल मेमोरी जो है वो देख के ही वो स्मृति आती है। अब विजुअल मोटर इंटीग्रेशन तो ये भी नहीं होगा, विजुअल और मोटर इंटीग्रेशन के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती है। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द योर विजुअल, जो आपकी स्मृति है उससे रिलेटेड है कहीं ना कहीं, और आपका मोटर इंटीग्रेशन जो होता है यानी कि आपका क्रियात्मक जो है उसका एकीकरण है। तो यहाँ पर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, लेकिन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन चाहिए सेकंड में। फोनिकल जो साउंड्स होती है या फिर जो वर्ड रिकॉग्निशन है वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, डायरेक्शंस देनी पड़ेगी बच्चों को। अगर वर्ड रिकॉग्निशन वो अपने आप से नहीं कर सकते हैं, और दृश्य वाली चीज़ों को तो वो देखकर समझ सकते हैं, लेकिन वर्ड को पहचानना ये आपको सिखाना पड़ेगा। डिस्लेक्सिक चाइल्ड अगर पी को ऐसे लिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कि दिस इज नॉट क्यू, दिस इज नॉट क्यू, दिस इज पी, एंड यू विल एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू, है ना। तो ये सब आपको कराना पड़ेगा। तो फोनिक्स और वर्ड रिकॉग्निशन पे ध्यान देना पड़ेगा, और जो साउंड्स होती है डिफरेंट वर्ड्स की उसके लिए भी आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। मतलब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए। नेक्स्ट है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इज डेवलप्ड बाय।
तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है वो एक का नाम तो आप सभी को पता होगा, जो है मैस्लो। तो वहीं से आप समझ जाइए, कार्ल रोजर्स और मैस्लो दोनों की ही थ्योरी है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना, क्योंकि मैस्लो की तो आप सबने पढ़ी होगी, बट कार्ल रोजर्स ने भी अपनी एक थ्योरी दी है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है उनकी। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की, अगेन पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट पर है। तो यहाँ पर है कि रूल जो है फिक्स्ड होते हैं, मतलब फिक्स नहीं होते हैं। इस स्टेज पर बच्चों को ये लगता है कि रूल फिक्स नहीं है और मतलब उनको सो फ्लेक्सिबल हैं और चेंज किए जा सकते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि दिस इज़ द फीचर ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि पहले मैं आपको काफ़ी इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो इसमें ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को, जो है एजुकेशन साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडिंग। तो एजुकेशन और साइकोलॉजी जब दोनों मिक्स हो जाते हैं, है ना, एक तो मनोविज्ञान हो गया, एक हो गया आपका शिक्षा, दोनों जब जुड़ जाते हैं तो क्या देखने की कोशिश करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन माइंड को, एबनॉर्मल चाइल्ड एंड एजुकेशन को, या फिर किस तरह से लोगों का बिहेवियर चेंज होता है, स्टूडेंट का बिहेवियर चेंज होता है। तो वो है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। इस एजुकेशनल साइकोलॉजी में अप्लाइड कोर्स है एक तरह का, इसमें यही कोशिश की जाती है कि जो बच्चों का बिहेवियर है, आप उसकी साइकोलॉजी को भी समझ रहे हैं और फिर किस तरह से उस बिहेवियर का एजुकेशन में ही रोल है, और एजुकेशन या वो बिहेवियर दोनों आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, इन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं और उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। सो गाइज, ये 20 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था बाय मी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।